नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम पादप वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि पादप किस प्रकार वृद्धि करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि स्थलों के बारे में, यानी पादप किन भागों के द्वारा वृद्धि करते हैं, और वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी पादपों में वृद्धि किन किन प्रावस्थाओं के द्वारा होती है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है पादप वृद्धि स्थल, यानी हम पढ़ेंगे कि पादप में ग्रोथ कहाँ से होती है, किन भागों के द्वारा ग्रोथ होती है। उसको जानने से पहले हम वृद्धि के बारे में जान लेते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है, यानी जो भी सजीव होते हैं वो वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। वो वृद्धि चाहे तो आकार में ले लो, चाहे परिमाप में ले लो, लेकिन हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। अब सजीवों में कौन कौन होते हैं? पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, लेकिन पादपों में जो वृद्धि अलग प्रकार से होती है और जंतुओं में वृद्धि अलग प्रकार से होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पादप, आज हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि के बारे में। अभी हम जंतु वृद्धि में जान लेते हैं जंतुओं में वृद्धि किस प्रकार से होती है। पादप में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, यानी पादप जब तक जीवित रहते हैं तब तक वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वो मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व ही अवरुद्ध हो जाती है। यानी जंतुओं में वृद्धि कैसी होती है? विस्तृत वृद्धि होती है, और पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। जीवन पर्यंत वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो पादप होता है उसके दोनों टिप्स पर यानी दोनों शीर्षों पर, ये प्रोशीर्ष भी और मूल शीर्ष भी, इन पर एक विशेष प्रकार की विभजोत की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें विभाजन का गुण होता है। यानी ये जो प्रोशीर्ष है, प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। यानी वे कोशिकाएं विभाजित होकर लगातार विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं, जिससे पादप की वृद्धि होती है। लेकिन जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में विस्तृत वृद्धि होती है, यानी इनमें कोई विभजोत की कोशिका नहीं पाई जाती है। ये जो यहाँ पर विभजोत की कोशिका पाई जाती है, इसका क्या गुण होता है? विभजोत की कोशिका जो है वो अनंत वृद्धि कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि विस्तृत वृद्धि होती है। विस्तृत वृद्धि कैसे होती है? जैसे ये कोई जंतु हो गया, जंतु में वृद्धि विस्तृत वृद्धि होती है, यानी उनके सभी अंगों में वृद्धि होती है, सभी अंगों में वृद्धि होती है। जबकि पादप में क्या हो रहा था? जो विभजोत की कोशिकाएं थी वही विभाजन का गुण प्रदर्शित कर रही थी, यानी वही विभाजन के द्वारा क्या कर रही थी? वृद्धि कर रही थी। लेकिन जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है? विस्तृत वृद्धि होती है, यानी उनके प्रत्येक अंग में, प्रत्येक जितने भी अंग होते हैं, अंग तंत्र, उनमें वृद्धि होती है। तो उनमें जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है? विस्तृत वृद्धि होती है, यानी मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व ही वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन पादपों में जीवन पर्यंत चलती है। अब ये जीवन पर्यंत हम पढ़ेंगे कि इनमें वृद्धि दर किस किस प्रकार से होती है, कब बढ़ती है, कब घटती है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम पादपों की वृद्धि के बारे में बात करेंगे कि पादपों में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो हम पादपों की वृद्धि में अगर कोशिकीय स्तर पर वृद्धि की बात करें, यानी पादप जो है वो सभी सजीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो निश्चित रूप से जो पादप है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो इसमें अगर हम कोशिकीय स्तर पर बात करें, यानी एक कोशिका लें, तो इस कोशिका में क्या होता है? इस कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, इस कोशिका में जीव द्रव्य होता है। ये जीव द्रव्य आगे चलकर क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी कोशिका में जीव द्रव्य बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, जिसके कारण कोशिका का आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर आकार बढ़ा है। कोशिका का आकार क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसमें जो जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा बढ़ गई है, और प्रत्येक कोशिका में, जो पादप है उसकी प्रत्येक कोशिका में जब जीव द्रव्य बढ़ेगा, यानी कोशिका की लंबाई बढ़ेगी, तो पादप की लंबाई भी वृद्धि होगी। यानी पादपों में अगर हम कोशिकीय स्तर पर बात करें तो कोशिकीय स्तर पर जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, लेकिन हम इसे जीव द्रव्य के रूप में
मापते नहीं है। क्यों नहीं मापते? हम ये थोड़ी ना मापेंगे कि जीव द्रव्य में नैनोमीटर वृद्धि हुई है, पिकोमीटर वृद्धि हुई है। ये बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, इनको हम नहीं माप सकते। इसलिए पादप में अगर हम वृद्धि का मापन करते हैं तो वो किसके आधार पर करते हैं? शुष्क भार, आकार, परिमाप और जो अन्य बाह्य कारक हैं उनके आधार पर हम पादप में वृद्धि की मापन करते हैं, यानी पादप में वृद्धि का मापन करते हैं। अब जान लेते हैं कि पादप में वृद्धि की परिभाषा क्या होगी, यानी पादप में जब हम वृद्धि का मापन करते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होगी। पादप में, पादप के शुष्क भार में, शुष्क भार क्या होता है? पादप में जो जल रहित भार होता है, यानी जब हम ताज़ा पौधे को काटते हैं तो उसका भार क्या कहलाता है? शुष्क भार। लेकिन उसे अगर 6 से 7 दिन तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए, 6 से 7 दिन तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए तो उसमें जो उपस्थित जल होता है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है, तो उसका जो शेष भार बचता है वो क्या कहलाता है? शुष्क भार। तो पादप के शुष्क भार में स्थायी अनुत्क्रमणीय वृद्धि को या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम वृद्धि कहते हैं। अब इसमें स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्यों आया, हम इसे समझ लेते हैं। जैसे पादपों में वृद्धि हम कैसे मापते हैं? लंबाई, आकार, परिमाप के में लेते हैं। अब इसमें स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कोई जाइगोट है, वो किस में बदल गया? पौधे में बदल गया। जाइगोट यानी युग्मनज जो है वो पौधे में बदल गया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पौधा वापस से जाइगोट में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? दोनों दिशाओं में चलती है। ये दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, केवल जाइगोट से पादप बन सकता है, पादप से वापस जाइगोट यानी युग्मनज नहीं बनता है। तो ये कैसी है? अनुत्क्रमणीय। यानी पादप के शुष्क भार में जो परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, और जो जाइगोट से पादप बन गया ये स्थायी है, ये वापस से नहीं बनेगा, जाइगोट में नहीं बनेगा। यानी शुष्क भार में स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन यानी ये वापस से घट तो नहीं रहा है, शुष्क भार इसमें ज़्यादा है, शुष्क भार ज़्यादा, इसमें शुष्क भार कैसा है? कम है। यानी कि जो कम है शुष्क भार उससे अधिक हो सकता है, अधिक से वापस कम नहीं होगा, अधिक से और अधिक हो सकता है। इस प्रकार इसमें परिवर्तन होगा तो कैसा होगा? और अधिक होगा। यानी इसमें परिवर्तन होता है और इसका शुष्क भार बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो पादपों में वृद्धि किस प्रकार होती है? शुष्क भार में जो स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं उन्हें हम पादप की वृद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है पादपों में, वृद्धि को शुष्क भार में क्यों मापा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि पादपों में वृद्धि क्या होती है? शुष्क भार में स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। अब ये शुष्क भार में क्यों होता है, ताजे भार में क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण होता है कि ये ताजे भार में क्यों नहीं मापा जाता? वृद्धि को ताजे भार में क्यों नहीं मापा जाता? क्योंकि ताजा भार जो है वो बढ़ता रहता है, ताजा भार बढ़ता और घटता दोनों रहता है, जबकि शुष्क भार हमेशा बढ़ता है। अभी हमने पढ़ा शुष्क भार हमेशा बढ़ता है, लेकिन ताजा भार जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जब पादप है इसमें जो जल, भूमि में जल की मात्रा जब अधिक होगी तो ये अधिक अवशोषित करेगा, यानी इसके ताजे भार में वृद्धि हो जाएगी। और जब मृदा में जल की कमी होगी तो क्या होगा कि जो पादप है उसमें जो जल उपस्थित है वो वाष्प के द्वारा निकल जाएगा। यानी जब जल की कमी होगी तो ताजे भार में कमी आ जाएगी, और जब जल की अधिकता होगी तो ताजे भार जो है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी ताजा भार जो है वो घटता बढ़ता रहता है। किसके कारण घटता बढ़ता रहता है? जल के कारण घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो शुष्क भार है, इस शुष्क भार को हम कैसे मापते हैं? जल रहित पादप के भार को, यानी जब जल वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तो शुष्क भार, जो भार लास्ट में बचता है, शेष भार होता है, उसे हम शुष्क भार कहते हैं। तो यानी शुष्क भार में जल नहीं गिना जाता है, जल को नहीं माना जाता है। तो जल चाहे कमी हो चाहे ज़्यादा हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, शुष्क भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
जैसे हमने कोई बीज ले लिया, कोई बीज ले लिया, अब इसे हम क्या करते हैं, किसी जल में डालते हैं, जल के पात्र में डालते हैं। अब इस बीज का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जब ये पानी सोख लेता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, जब इसमें पानी में डाला जाता है तो ये बढ़ जाता है जल अवशोषित करके। लेकिन वापस से इसे जब सुखाया जाता है, जब वापस से इसे सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब इसे सुखाया जाता है तो इसमें जो जल है वो निकल जाता है। यानी जब हम ताजे भार की बात करते हैं तो यहाँ पर ताज़ा भार कम है, जब जल में डाल दिया तो जल के साथ हम ताज़ा भार को गिनते हैं, तो इसमें भार बढ़ गया और वापस से इसे कम कर दिया। यानी ये जो ताजे भार की जो प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय, यानी घटती बढ़ती रहती है, तो इसे हम वृद्धि के रूप में नहीं ले सकते। जबकि शुष्क भार, अगर हम इसका शुष्क भार लें तो इसमें शुष्क भार क्या है, जो भी शुष्क भार है वो पानी के डालने के बाद भी वही शुष्क भार होगा। यानी शुष्क भार को हम कैसे लेते हैं, जल रहित भार को हम शुष्क भार कहते हैं, तो शुष्क भार इसका वही है। और बाद में जब सुखाते हैं तो भी इसका शुष्क भार यही है, यानी शुष्क भार में कमी नहीं होती है। शुष्क भार अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और हमने पढ़ा है कि वृद्धि कैसी होती है, स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जबकि जो ताज़ा भार होता है वो उत्क्रमणीय है, तो इसे हम ताज़ा भार के रूप में पादप की वृद्धि नहीं करते। हम कैसे करते हैं, शुष्क भार में जो वृद्धि होती है यानी स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया पादप में वृद्धि किस तरह से होती है, पादप में वृद्धि किस प्रकार मापी जाती है। अगला टॉपिक है पादप वृद्धि स्थल, यानी पादप के जो शुष्क भार में वृद्धि होती है, स्थायी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, वो पादप के किन स्थलों द्वारा होती है। पादप वृद्धि स्थल हमने शुरू में पढ़ा था कि पादप किन के द्वारा वृद्धि करते हैं, विभजोत की कोशिकाओं के द्वारा वृद्धि करते हैं, जो प्ररोह शीर्ष पर पाई जाती हैं और मूल शीर्ष पर पाई जाती हैं। यानी जो पौधा होता है उसके प्ररोह शीर्ष यानी शीर्ष भाग पर विभजोत की कोशिकाएं पाई जाती हैं और मूल का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पर विभजोत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी पादप जो है वो लंबाई में परिवर्तन किस प्रकार करता है, शीर्ष भाग से यानी प्ररोह भाग से और मूल के शीर्ष भाग से, दोनों के द्वारा पादप अपनी लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये तो हो गया प्ररोह शीर्ष भाग और ये हो गया मूल शीर्ष भाग। यानी ये हम विभजोत कोशिकाओं को समझने की बात कर रहे हैं कि विभजोत की कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार से पादप में वृद्धि करती हैं। तो ये क्या हो गया, प्ररोह शीर्ष, और ये क्या हो गया, मूल शीर्ष। यहाँ पर विभजोत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये विभजोत की कोशिकाएं हैं। प्ररोह शीर्ष विभजोतक और मूल शीर्ष विभजोतक, ये जो प्ररोह शीर्ष विभजोत की कोशिकाएं होती हैं और मूल शीर्ष विभजोत की कोशिकाएं होती हैं, ये पादप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी पादप में वृद्धि कौन करती हैं, शीर्ष विभजोतक करती हैं। शीर्ष विभजोतक कोशिकाएं करती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, प्ररोह पर पाई जाती हैं और मूल पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, यानी संवहन पूल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संवहन पूल कहते हैं। तो प्ररोह शीर्ष में भी संवहन पूल पाई जाती हैं और मूल शीर्ष में भी क्या पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं। अब ये जो प्ररोह शीर्ष विभजोतक हैं, इनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इनका विभाजन किस प्रकार होता है, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बनती है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसमें से एक कोशिका तो पीछे रह जाती है और एक कोशिका आगे चली जाती है, जो पुनः विभाजित होती है। तो इस प्रकार प्ररोह शीर्ष विभजोतक और मूल शीर्ष विभजोतक में वृद्धि होती है। यानी ये जो शीर्ष विभजोत की कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा वृद्धि कैसे होगी, एक कोशिका को पीछे छोड़ देंगे और एक कोशिका आगे चली जाएगी, जिससे पुनः विभाजित होकर वो आगे वृद्धि करती चली जाएंगी। तो इस प्रकार जो वृद्धि होती है, यानी लंबाई में वृद्धि होती है, ये जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, ये इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं।
प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ये किसके कारण होती है? शीर्ष विभजोतक के कारण। एक तो प्ररोह शीर्ष विभजोतक, एक मूल शीर्ष विभजोतक, इनके द्वारा प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। जबकि जो ये संवहन पुल है, ये जो पीछे एक कोशिका बची रह जाती है, ये क्या करती है? संवहन, जो जाइलम और फ्लोएम संवहन एदाएं हैं, यहाँ पर रह जाती हैं और यहाँ पर ये वृद्धि वापस से कुछ सक्रिय होकर कुछ सक्रिय होती हैं जो पुनः विभाजित होती हैं। और वो विभाजित किस प्रकार होती हैं? इस प्रकार होती हैं, यानी संवहन एदा है वो क्या करेगी? पादप की मोटाई में वृद्धि करेगी। ये जो वृद्धि होती है ये क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि होती है। यानी प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होती है? प्ररोह शीर्ष विभजोतक और मूल शीर्ष विभजोतक। जबकि पादप की जो मोटाई में वृद्धि होती है, यानी द्वितीयक वृद्धि होती है, वो किसके कारण होती है? जाइलम और फ्लोएम के कारण, या फिर जो पार्श्व विभजोतक होते हैं, पार्श्व विभजोतक जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। पार्श्व विभजोतक तो द्वितीय वृद्धि करते हैं और प्ररोह शीर्ष विभजोतक क्या करते हैं? प्राथमिक वृद्धि करते हैं। इस प्रकार पादप में की लंबाई में परिवर्तन तो प्राथमिक वृद्धि कहलाता है और मोटाई में परिवर्तन द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। ये किसके कारण होते हैं? शीर्ष विभजोतक और पार्श्व विभजोतक, ये वृद्धि होती है। यानी पादप की लंबाई और मोटाई में वृद्धि अनावर्त बीजी पादपों में और द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें क्या क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जबकि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, जैसे गन्ना, बांस, उनमें मोटाई में परिवर्तन नहीं होता, उनकी केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। उनमें अलग से एक विभजोतक होता है। इसमें तो दो विभजोतक होते हैं, एक शीर्ष विभजोतक और एक पार्श्व विभजोतक, जो लंबाई में परिवर्तन और मोटाई में परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री पादप है उनके केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। वो किसके कारण होता है? अंतर्वेशी विभजोतक के कारण होता है। अब हम जान लेते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में वृद्धि किस प्रकार होती है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है? जगह जगह पर पर्व संधियां पाई जाती हैं और पर्व पाए जाते हैं। अब इनके आपने देखा हो तो पर्व संधियों की लंबाई नहीं बढ़ती है, केवल पर्व की लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अब पर्व की लंबाई क्यों बढ़ती है? ये आप देख रहे हैं कि जो पर्व संधि है और पर्व है, यहाँ इनको जोड़ने के एक स्थान होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। ये क्या करता है? विभाजन करता है। कैसे विभाजन करता है? लंबवत विभाजन करता है। जो धरातल होते हैं उसके लंबवत विभाजन करता है, जिसके कारण दो कोशिकाएं, एक कोशिका से दो कोशिका, इसी प्रकार यहाँ पर भी दो कोशिका। तो इस प्रकार दो कोशिकाएं, इस प्रकार जो पर्व संधियां होती हैं वहां पर अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे एक बीजपत्री पादपों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार दूसरे जो ये पर्व संधि है, ये दूसरे पर्व के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है, जिसके कारण एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी एक प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी लंबाई में वृद्धि होती है। जबकि इनमें पार्श्व विभजोतक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, यानी मोटाई में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं कि जो पादप में, जो द्विबीजपत्री पादपों में ये जो प्ररोह शीर्ष होता है और मूल शीर्ष होता है, यानी मूल शीर्ष की विभजोतकी कोशिकाएं और प्ररोह शीर्ष की विभजोतकी कोशिकाएं किस स्थान पर पाई जाती हैं। यहाँ पर हमने एक द्विबीजपत्री पादप की एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कलिकाएं हैं, प्रस्फुटित कलिकाएं हैं, ये क्या हैं? प्ररोह शीर्ष है। यानी पौधे में जो प्ररोह में जो लंबाई होती है वो प्ररोह शीर्ष कहाँ पाई जाती हैं? ये जो कलिकाएं हैं यहाँ पर विभजोतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो नीले नीले रंग से डार्क किया हुआ है ये यहाँ पर विभजोतकी कोशिकाएं। जबकि मूल शीर्ष पर कहाँ पाई जाती हैं? मूल शीर्ष पर भी विभजोतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी मूल शीर्ष पाए जाते हैं और मूल शीर्ष पर विभजोतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसा कि ये डार्क कर रखा है, ये क्या है? मूल शीर्ष की विभजोतक कोशिकाएं, यानी मूल शीर्ष विभजोतक हैं ये। यानी मूल में, अब आप देख सकते हैं कि मूल में जो और प्ररोह में
लंबाई में परिवर्तन किनके कारण होता है? कलिकाओं के कारण। और जो मूल में जो आगे टिप पाई जाती है, शीर्ष पाया जाता है, यहाँ पर विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। और प्ररोह पर जो विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके कारण प्ररोह की लंबाई में वृद्धि होती है। अब यहाँ तो हो गया, ये दोनों तो किसके लिए हो गए? प्राथमिक वृद्धि के लिए, यानी पौधे की लंबाई में। अब पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। चूंकि ये द्विबीजपत्री पादप है, इसके कारण यहाँ पर ये जो रेड अंडरलाइन कर रखी है, ये क्या है? संवहन पूल है, संवहन एधा है और कारकेधा है। इनमें क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब इनमें अगर ये छोटा भाग टुकड़ा अगर इसे जूम करके देखें तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कटा हुआ भाग है, इसमें क्या है? संवहन पूल है या फिर जो जाइलम है और फ्लोएम है। ये क्या करती हैं? यहाँ पर भी विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पारस्वीय विभज्योतक की तरह भांति पारस्वीय विभज्योतक की तरह कार्य करती है, यानी मोटाई में परिवर्तन करती है। तो मोटाई में परिवर्तन या फिर द्वितीयक वृद्धि कौन करता है? संवहन पूल, संवहन एधा और कारकेधा जो होती है वो क्या करती है? पौधे की मोटाई में वृद्धि करती है या फिर द्वितीयक वृद्धि करती है। जबकि प्राथमिक वृद्धि कौन करते हैं? जो प्ररोह शीर्ष पर जो विभज्योतक पाए जाते हैं वो, और मूल शीर्ष पर जो विभज्योतक पाए जाते हैं वो प्राथमिक वृद्धि करते हैं। तो ये तो हो गया पादपों में वृद्धि स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से भागों में पादप में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि की प्रावस्थाएं। वृद्धि की प्रावस्थाओं को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक मूल का जो मूल शीर्ष होता है उसका डायग्राम लिया हुआ है। यहाँ पर 3 क्षेत्र होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और विभज्योत की क्षेत्र। यहाँ पर जो मूल शीर्ष होता है, यहाँ पर एक रूट कैप पाई जाती है जो क्या करती है? रूट के जो शीर्ष होते हैं ये कोशिकाएं विभाजनशील कोशिकाएं हैं, यानी विभज्योत की कोशिकाएं हैं। अब ये विभज्योत की कोशिकाएं क्या करती हैं? संख्या में वृद्धि करती हैं, यानी मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं। और जब मूल की लंबाई में वृद्धि होगी तो ये जो रूट कैप है ये क्या करता है? विभज्योत की कोशिकाओं की रक्षा करता है। किससे? जो मृदा होती है उसके घर्षण से विभज्योत की क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी रक्षा करता है। कौन करता है? रूट कैप करता है। इसके बाद में दीर्घीकरण क्षेत्र होता है और उसके बाद में परिपक्वन क्षेत्र होता है। परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्थायी कोशिकाएं होती हैं, यानी उनमें वृद्धि नहीं होती है। जबकि दीर्घीकरण क्षेत्र और जो विभज्योत की क्षेत्र है इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसमें विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं का क्या कार्य होता है? ये तो कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती हैं, यानी एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है या फिर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जबकि दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है? जो विभज्योत की क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं जो दीर्घीकरण में क्षेत्र में आ जाती हैं वो क्या करती हैं? अपनी लंबाई में परिवर्तन करती हैं, यानी अपने जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिसके कारण कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, जिससे मूल की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में क्या होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र से जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिनमें जीव द्रव्य अधिक पाया जाता है वो परिपक्वन क्षेत्र में चली जाती हैं, यानी वो स्थायी हो जाती हैं। वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करती हैं और ना ही अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं। वो परिपक्व हो जाती हैं, उनसे मूल रोम निकलना चालू हो जाते हैं जो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं जो विभज्योत की क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं इनके क्या गुण होते हैं। विभज्योत की क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मूल में और प्ररोह में। मूल शीर्ष पर और प्ररोह शीर्ष पर पाई जाती हैं। विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं मूल शीर्ष पर और प्ररोह शीर्ष पर पाई जाती हैं। अब इनकी विभज्योत की क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या गुण है ये भी जान लेते हैं। उनके जीवद्रव्य बड़ा होता है, यानी जीवद्रव्य सघन होता है। जब जीवद्रव्य सघन होगा यानी जीवद्रव्य बहुत अधिक मात्रा में, यानी उसका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण कोशिका विभाजित हो जाती है और इसकी कोशिका झिल्ली पतली होती है। कोशिका झिल्ली पतली होती है, फिर कोशिका भित्ति पतली होती है। जो कोशिका कलाएं होती हैं वो पतली होती हैं। पतली क्यों होती है? ताकि विभाजन अच्छे से हो, यानी आसानी से हो या फिर सुगम तरीके से हो।
तो विभज्योत क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनका जीवद्रव्य सघन होता है, उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है ताकि उनमें विभाजन आसानी से हो। अब विभज्योत की क्षेत्र से क्या हो गया, एक कोशिका से दो का निर्माण हो गया। यानी अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो विभाजन किस किस प्रकार से करती है। अभी तो हम समझ लेते हैं कि विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं। अब विभाजन करके कुछ कोशिकाएं तो आगे चली जाती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं विभाजित करती हैं तो वो यहीं रह जाती हैं, यानी वो दीर्घीकरण क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे दीर्घीकरण क्षेत्र में सम्मिलित हो गई, जैसे दीर्घीकरण क्षेत्र में सम्मिलित हो गई। अब दीर्घीकरण क्षेत्र में ये संवहन पूल भी पाया जाता है, संवहनेदा और कारकेदा पाई जाती है। अब संवहनेदा और कोरकेदा पाई जाती है, और जो विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो भी पाई जाती हैं, और उनके बीच में गैप होता है। गैप क्यों होता है, क्योंकि ये अपने आकार में वृद्धि कर सके। जैसे हम समझे तो पहले तो इससे दो का निर्माण हो गया, जिसमें से एक आगे चली गई, एक यहीं रह गई। अब ये एक यहीं रही है, ये अपने आकार में वृद्धि करेगी। यानी दीर्घीकरण क्षेत्र में जो विभज्योत की कोशिकाओं से जो पुत्री कोशिका बनती है वो अपने आकार में परिवर्तन करती है या फिर वृद्धि करती है, जिसके कारण मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। तो मूल की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, दीर्घीकरण क्षेत्र के कारण। और ये दीर्घीकरण क्षेत्र जो होता है वो सबसे लंबा क्षेत्र होता है। यानी देख सकते हैं आप, विभज्योत की क्षेत्र सिर्फ यहाँ पर है, उसके बाद में दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद परिपक्वन क्षेत्र होता है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। इसमें कोशिकाएं विभज्योत की कोशिकाओं की जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं, इनके बीच में गैप पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेती हैं। अब हम इसमें आकार में बढ़ोतरी कैसे करेंगी, इनके लिए गैप तो है, अब ये बढ़ेंगी कैसे। जैसे इस कोशिका का उदाहरण समझते हैं। अब ये कोई कोशिका है पादप की, ये कोई कोशिका है। अब ये अपने आकार में, अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि जो कोशिका होती है उसके स्तर में वृद्धि कैसे होती है, जीवद्रव्य में वृद्धि होती है। यानी जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके अंदर वृद्धि होती है, तो इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। अब ये जो विभज्योत की क्षेत्र हमने अभी पढ़ा था, विभज्योत की क्षेत्र में जो जीवद्रव्य होता है वो सघन होता है। तो यहाँ पर भी जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं इनका जीवद्रव्य भी सघन होगा। तो इसमें वृद्धि कैसे होगी, जैसे ये कोई पादप कोशिका है, इसमें जीवद्रव्य सघन है। अब इसमें रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, यानी जो खाली स्पेस होता है कोशिका के अंदर, जो खाली स्पेस होता है उसे हम रिक्तिका कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। और ये रिक्तिका जो है वो कोशिका का 70 से 80% भाग बना लेती है। यानी जो कोशिका है इसके अंदर रिक्तिका नहीं है और 70 से 80% बना ली रिक्तिका, तो ये आकार में बहुत बड़ी हो गई। इसी प्रकार ये सारी कोशिकाएं जब आकार में बड़ी हो जाएंगी तो मूल का जो दीर्घीकरण क्षेत्र है वहाँ से मूल की लंबाई में बढ़ोतरी होगी। अब ये रिक्तिका हो गई। यानी दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है कि जो विभज्योत की कोशिकाओं से जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उनमें रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। अगर हम परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं यानी स्थायी कोशिकाएं हैं, इनमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगर इनमें कोशिका की संरचना की बात करें तो इसमें कोशिका की संरचना किस प्रकार से होगी, जैसे इसमें कोई हम कोशिका लेते हैं तो इसमें इस प्रकार की कोशिका होगी जिससे मूल रोम निकला होगा। अब इसमें अगर हम रिक्तिका की बात करें तो इसमें रिक्तिका जो है वो 70 से 80% भाग बना लेती है। ये जो खाली ये जो रिक्तिका है ये जो बाउंड्री है ये क्या है, रिक्तिका यानी खाली स्पेस है। और ये जो लास्ट में ये जो साइड में बचा हुआ है ये है जीवद्रव्य और कोशिका के अन्य कोशिकांग। यहाँ पर एक कोने में कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो परिपक्वन क्षेत्र होता है वहां पर रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। उस रिक्तिका का निर्माण कहाँ पर होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र में होता है। यानी दीर्घीकरण क्षेत्र में रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसके कारण पादप की कोशिका होती है उसका आकार बढ़ जाता है। और उसके आकार में जब बढ़ोतरी होगी तो मूल अपने आप वृद्धि करने लगेगा। तो वृद्धि कौन करता है, दीर्घीकरण क्षेत्र करता है। जबकि विभज्योत की क्षेत्र क्या करता है, दीर्घीकरण क्षेत्र को कोशिकाएं प्रदान करता है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है।
अगला टॉपिक है वृद्धि बल गति की, यानी जो विभज्योत क्षेत्र होता है वहां से कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो वृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि। ये दोनों वृद्धियां, अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि, ये दोनों सम्मिलित रूप से पादप में पाई जाती हैं, एक पादप में पाई जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक पादप में किस प्रकार पाई जाती है, और ये भी पढ़ेंगे कि अंकगणितीय वृद्धि किसे कहते हैं और ज्यामितीय वृद्धि किसे कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अंकगणितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि, अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है कि जो पादप की, जो विभज्योतक से एक कोशिका का निर्माण हुआ है, एक कोशिका का निर्माण हुआ है, जो विभज्योत की एक कोशिका है, ये विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार ये अपनी संख्या में एक एक की वृद्धि करते हैं, यानी अंकगणितीय वृद्धि होती है इनमें। इनमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, अभी हमने पढ़ा कि जो मूल शीर्ष होता है, प्रो शीर्ष होता है, उसमें क्या होता है कि एक विभज्योत की क्षेत्र जो है, एक विभज्योत की कोशिका है, वो 2 का निर्माण कर लेती है। जैसे हम इसका उदाहरण समझें तो ये विभज्योत की कोशिका है, पहले ये मूल इतनी है, ये मूल इतनी है, ये बाद में पढ़ेंगे, मूल बढ़ जाएगी। अब ये जो विभज्योत की कोशिका है, ये क्या करेगी, विभाजन करेगी। एक कोशिका जो है वो किस में बदल जाएगी, 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी। अब ये विभज्योत की कोशिका है, वो सब सारी विभज्योत की कोशिका एक से 2 में बदल जाएगी, यानी समसूत्री विभाजन करके 2 गुनी हो जाएंगी। अब इसमें से जो पीछे की कोशिका होती है वो किस में बदल जाती है, स्थायी कोशिका हो जाती है, यानी ये विभाजन में भाग नहीं लेती है, और यहाँ पर जो दीर्घीकरण कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें मिल जाती है। यहाँ पर दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें सम्मिलित हो जाती है, जबकि ये जो एक कोशिका है ये क्या करती है, आगे चलकर फिर से विभाजन करती है। इस प्रकार इसमें किसके, अब ये एक हो गई, अब ये भी 2 का निर्माण करेगी, जिसमें से एक क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसमें अगर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर इसकी वृद्धि की बात करें तो इसमें एक कोशिका थी पहले, फिर कितनी हुई, 2 हुई। अब 2 में से एक तो स्थायी हो गई और एक किस में बदल गई, 2 में, यानी 1 से 2 में बदली। अब ये जो 2 हैं ये कितने में बदल गई, 4 में बदल गई, 1 2 3 4, यानी इसमें किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, अंकगणितीय वृद्धि हो रही है। एक जो है वो 2 में बदल गई। अब इसमें से ये जो 2 हैं, ये जो 2 हैं इसमें से एक स्थायी हो गई और एक क्या करेगी, 2 का निर्माण करेगी। तो एक पहले की है, तो इसमें किसका निर्माण हो गया, 3 का निर्माण हो गया, 1 2 3। अब इसमें से भी एक वृद्धि, एक हट जाएगी और 2 का निर्माण हो जाएगा। इसमें से भी एक स्थायी हो जाएगी और ये आगे चलकर विभाजन करेगी। इस प्रकार हर विभाजन के बाद, हम हर समसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक स्थायी कोशिका का निर्माण होता है, और एक आगे लगातार विभाजन करती रहती है। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। अब इसे फिर से समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। एक कोशिका से 2 का निर्माण हो गया, इसमें से जो 2 कोशिका है इसमें से एक स्थायी हो गई, ये आगे निरंतर स्थायी रहती है, ये दीर्घीकरण कोशिका में बदल जाती है। जबकि ये जो एक कोशिका है ये क्या करती है, विभाजन करती है, और एक कोशिका से किसका निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें से भी पुनः 2 कोशिकाओं में एक स्थायी हो जाती है, और फिर एक कोशिका क्या करती है, 2 का निर्माण करती है। अब ये स्थायी कोशिका कहाँ हो गई, यहाँ पर, और एक कोशिका से 2 का निर्माण हो जाता है। अब ये आगे चलकर फिर से ये एक स्थायी हो जाती है और आगे चलकर किसका निर्माण कर लेती है, 5 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 5 कोशिकाओं से एक तो ये स्थायी आ रही है, शुरू से ही एक स्थायी आ रही है, अब ये 2 और स्थायी हैं, 2 और स्थायी हो गई। अब इससे क्या हो गया, 2 का निर्माण हो गया, यानी हर विभाजन के बाद एक एक कोशिका का वृद्धि हो रही है। यानी इसमें 2 कोशिकाएं थी, फिर 3 हुई, फिर 4, फिर 5, यानी अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है, हर विभाजन के बाद एक कोशिका बढ़ जाती है, जैसे 1 2 3 और 4। जबकि ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है, ज्यामितीय वृद्धि में सीधे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये हम आगे पढ़ेंगे ज्यामितीय वृद्धि में। अभी अंकगणितीय वृद्धि का अगर हम ग्राफ देखें, यानी वृद्धि किस तरह से होती है, वृद्धि दर की बात करें तो इसमें किस प्रकार हो रहा है, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पर है समय,
और यहाँ पर लेते हैं वृद्धि, या फिर इसमें हम कोशिका की संख्या भी ले सकते हैं अगर वृद्धि दर निकाल रहे हैं तो। जैसे यहाँ पर समय t, यहाँ पर 2t, यहाँ 3t और यहाँ पर 4t, और यहाँ पर संख्या है 1 2 3 4, यानी t समय पर, यानी 0 समय पर क्या थी, कोशिका की संख्या 1 थी। t समय पर कोशिका की संख्या 1 थी। अब इसी जब विभाजन होता है यानी t समय बाद, यानी टाइम कितना हो गया, 2t टाइम हो गया। तो 2t टाइम में क्या हो गया, कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या 2 हो गई। अब तीसरे विभाजन के बाद यानी 3t समय में कितनी हो गई, कोशिकाओं की संख्या 3 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ बनता है ये कैसा बनता है, सीधी रेखा होती है, यानी इसकी वृद्धि दर जो है वो नियत रहती है, वृद्धि दर नियत रहती है क्योंकि इसका ग्राफ एकदम सीधा आता है। जबकि ज्यामितीय वृद्धि में ग्राफ सिग्मॉइड शेप का आता है या फिर एस शेप का आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी दूसरा टॉपिक है ज्यामितीय वृद्धि। अगला है ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। अब ये 2 कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, और 4 8 का और 8 16 का निर्माण करेंगे। इस प्रकार हर विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या 2 गुनी होगी, यानी वृद्धि दर बढ़ जाएगी। जबकि इसमें क्या हो रहा था, अंकगणितीय में 1-1 की वृद्धि हो रही थी, और ये किस में पाया जाता है, प्रोशीर्ष तंत्र और जो मूल शीर्ष विभजोत की कोशिकाएं होती हैं वहां पर पाया जाता है। जबकि ये जो ज्यामितीय वृद्धि होती है ये कहाँ पाई जाती है, जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार होता है। भ्रूण कोश में क्या होता है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, इसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी हर विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या 2 गुनी हो जाती है। 1 से कितने का निर्माण होता है, 2 का निर्माण होता है, 2 से 4 का निर्माण होता है, और 4 से कितनों का निर्माण होता है, 8 का निर्माण होता है। इस प्रकार जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो हर विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, 2 गुनी हो जाती है। जबकि जो अंकगणितीय वृद्धि था इसमें क्या था, हर विभाजन के बाद 1 से 2, इसमें 1 स्थायी हो जाती है, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 स्थायी, फिर 4। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। अगर इसमें इसे हम समझने की बात करें तो जैसे एक कोशिका से 2 का निर्माण हो गया। अब ये जो 2 कोशिकाएं हैं ये कितने का निर्माण करेंगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होगा। ऊपर क्या हो रहा था, एक स्थायी हो रही थी। हर विभाजन के बाद जो कोशिका बन रही थी 2, उनमें से एक स्थायी था, लेकिन यहाँ पर एक स्थायी नहीं होती है। जबकि दोनों जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, दोनों पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं, उनमें विभाजन का गुण मौजूद होता है। तो 4 से 8 का निर्माण होगा, 4 से 8। इस प्रकार हर विभाजन के बाद 2 गुनी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार 4 से 8, 8 से 16। लेकिन ये निरंतर नहीं होती रहती है, ये एक टाइम ऐसा आता है कि इनमें जो वृद्धि दर है वो वापस से कम हो जाती है। वापस से कम क्यों होती है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं ये निरंतर बढ़ रही हैं, इन्हें जल, खनिज पदार्थ और जो पोषक पदार्थ हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। जैसे 2 कोशिकाओं को 2 कोशिकाओं के हिसाब से खनिज पोषकों की आवश्यकता होगी। अब ये 4 कोशिकाएं हैं, इनको 4 कोशिकाओं की जितनी ऊर्जा या फिर खनिज पदार्थों की आवश्यकता होगी। अब इससे 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब ये 8 कोशिकाएं विभाजन करने के लिए अधिक प्रकाश और ये अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी ये तब तक होती रहेगी, वृद्धि दर तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कोई पदार्थ या फिर जो खनिज पदार्थ है वो कम ना हो जाए, यानी उसकी न्यूनता ना हो जाए। तो जब अंत में न्यूनता हो जाएगी तो कुछ कोशिकाएं जो हैं वो विभाजन का गुण खो देंगी और कुछ ही विभाजन कर पाएंगी, जो आगे चलकर एक स्थिर वृद्धि दर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ज्यामितीय वृद्धि का अगर ग्राफ देखें तो इसमें कैसा होता है, जैसे यहाँ पर समय t ले लिया या फिर 1 ले लिया।
संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार 6 7 8 इस प्रकार हम और कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर टी 2t, अब पहले में 1 है, t समय पर 1 है, 2t पर कितनी होगी? 1 से 2 का निर्माण हो गया। अब 3t पे क्या होगा? यानी 2 बन गई, इससे क्या होगा? 4 का निर्माण हो गया। अब 3t में क्या हो गया? 4 हो गया। अगर इसे हम थोड़ा छोटा करके देखें तो इसमें किस प्रकार होगा? जैसे 1 से इस प्रकार चल रही है, अभी सीधी लाइन चल रही है, यहाँ तक सीधी रेखा चल रही है, आगे चलकर ये इस प्रकार मुड़ जाती है। फिर आगे चलकर अगर 4t की बात करें तो 4t में कितना हो गया? 8 हो गया, तो सीधा 8 पहुँच गया। यानी और भी सीधी 8 यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये, तो यहाँ पर और भी खड़ी लाइन हो गई। यानी जब धीरे धीरे जब विभाजन होता है, पहले तो उसके जैसे ही चलता है, फिर धीरे धीरे अधिक होती जाती है, अधिक होती जाती है, और तब तक अधिक होती है, अधिक होती है, तब तक अधिक होती है जब तक कोई पदार्थ न्यून ना हो जाए या फिर उसकी न्यूनता ना हो जाए। तो उसकी न्यूनता होने पर वृद्धि दर वापस से कम हो जाएगी, यानी कुछ कोशिकाएं हैं वो विभाजन का गुण खो देंगी, यानी वापस से वृद्धि दर कम हो गई। और कुछ समय ऐसा आएगा कि जब वृद्धि जो पोषक पदार्थ हैं वो निश्चित मात्रा में मिलने लग जाएंगे, तो उसमें उस समय क्या होगा कि जो पादप की वृद्धि है वो वापस से नियत हो जाएगी, यानी सामान्य हो जाएगी, एक तरीके से चलती रहेगी। जैसे इसमें हो रहा था कि हर एक समय में एक की बढ़ रही है, इसमें भी ऐसा ही होगा। अंत में क्या होगा? हर समय में 1 या फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, निश्चित समय में निश्चित कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी जो वृद्धि दर है वो नियत हो जाएगी। तो इसमें अगर हम आकृति की बात करें, यानी इसमें हम ग्राफ की बात करें, तो ये एस शेप का होता है, जबकि वो कैसा होता है? लीनियर ग्राफ होता है, यानी रेखीय ग्राफ होता है, वो एकदम सीधा होता है। जबकि ये कैसा होता है? एस होता है। एस क्यों होता है? क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं ये हर समय में, यानी हर विभाजन के बाद कोशिकाएं की संख्या दोगुनी हो जाती है, और दोगुनी तब तक होती है जब तक कोई पदार्थ न्यून ना हो जाए, और न्यून होने के बाद वो वापस से मंद हो जाती है और फिर स्थिर हो जाती है। इस प्रकार अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये एस शेप का होता है, जबकि अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है? लीनियर ग्राफ होता है या फिर वो रेखीय ग्राफ होता है। ये दोनों वृद्धियां पादप में पाई जाती हैं। अंकगणितीय वृद्धि तो मूल शीर्ष और प्रोशीर्ष पर पाई जाती है, जबकि ज्यामितीय वृद्धि किस में पाई जाती है? भ्रूण कोश में पाई जाती है। यानी जब युग्मनजों का निर्माण होता है तो जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। तो वहाँ पर कोशिकाओं की जो विभाजन है वो ज्यामितीय वृद्धि की तरह होता है, यानी हर समय 2 गुना हो जाता है, कोशिकाओं की संख्या 2 गुनी हो जाती है। इस प्रकार ये वृद्धि है वो 2 प्रकार की होती है, अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि। अगले वीडियो में हम वृद्धि का मापन पढ़ेंगे कि वृद्धि का मापन किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।